क्लास स्टूडेंट्स। बेटा आज के अपने इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे डिपेंडेंस ऑफ द रिएक्शन रेट ऑन द कंसंट्रेशन, कि कंसंट्रेशन के ऊपर एक रिएक्शन का रेट कैसे डिपेंड करता है। और वहीं से हमारे पास दो लॉस निकल के आएंगे, एक आएगा रेट लॉ एक्सप्रेशन विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और एक आएगा लॉ ऑफ मास एक्शन। इस वीडियो में हम लोग सिर्फ लॉ ऑफ मास एक्शन के बारे में बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। बेटा जब हम लोगों को पता है कि जब भी एक केमिकल रिएक्शन होती है तो उस केमिकल रिएक्शन में समय के साथ रिएक्टेंट्स जो हैं वो प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, जैसे जैसे टाइम बीतता जाएगा शुरू में रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन कम होती है, ठीक है, ज़्यादा होती है, लेकिन समय के साथ रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन कम होती जाएगी और प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन बढ़ती जाएगी। तो हम लोग देखते हैं कि जब भी रिएक्शन स्टार्ट होती है हमारी, यानी कि जब टाइम टी जो है हमारा ज़ीरो होगा तो सिर्फ रिएक्टेंट्स वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। जैसे जैसे रिएक्शन प्रोसीड करती जाएगी विद इंक्रीज इन द टाइम तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन जो है वो डिक्रीज होती जाएगी, यानी कि रिएक्शन खत्म होने तक रिएक्टेंट्स बिल्कुल खत्म हो जाएंगे और प्रोडक्ट्स हमारे कहते जो हैं वो इंक्रीज हो गए होते हैं। दूसरा है कि बहुत सारी स्पीशीज़ जो इन्वॉल्व होती हैं रिएक्शन में वो रैपिडली स्टार्टिंग में जो है वो बहुत फास्ट कहते जो है वो रिएक्शन होती है, लेकिन जैसे जैसे रिएक्शन प्रोसीड होती जाती है अपनी फाइनल स्टेज तक पहुंचती है, वहाँ पे जाके हमारी रिएक्शन जो रिएक्टिंग स्पीशीज़ हैं उसकी कंसंट्रेशन कम होती जाती है। ठीक है बेटा, तो इन दोनों ऑब्जर्वेशन से हम लोगों को ये पता चलता है कि जो रिएक्शन का रेट है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन के ऊपर। ठीक है स्टूडेंट्स, जैसा बेटा आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि ये देखिए आपके पास एक ग्राफ हम लोगों ने बनाया है कंसंट्रेशन और टाइम के बीच में। ठीक है, सपोज कि हमारा टाइम स्टार्टिंग में जो था वो ज़ीरो था, तो हमारे पास कहते जो रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन थी वो बहुत ज़्यादा थी, लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतता गया हमारे कहते जो रिएक्टेंट्स हैं वो कंज्यूम होते गए, ख़त्म होते गए और उसकी कंसंट्रेशन एंड में जाके ज़ीरो हो गई। और हमारी जो प्रोडक्ट्स थे उनकी कंसंट्रेशन स्टार्टिंग में ज़ीरो थी और समय के साथ हमारी कंसंट्रेशन प्रोडक्ट्स की इंक्रीज़ कर गई। ये ऊपर वाली लाइन जो प्रोडक्ट्स को रिप्रेजेंट कर रही है उसकी कंसंट्रेशन बढ़ रही है, और ये नीचे वाली लाइन जो है ये हमारी रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन यानी कि डिक्रीज़ हो रही है वो शो कर रही है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं एक वेरी इंपॉर्टेंट लॉ, दैट इज़ द लॉ ऑफ द मास एक्शन। हमेशा पेपर में ये चीज़ आती है। ये रिएक्शन रेट किस प्रकार से कंसंट्रेशन पे डिपेंड करती है उसी के बारे में है। यहाँ पे हमारे पास दो साइंटिस्ट थे, नॉर्वेगियन केमिस्ट गल्डबर्ग एंड वेज इन 1867। उन्होंने क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप दिया था रिएक्शन के रेट के बीच में और रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन के बीच में। तो ये लॉ क्या बोलता था, एट ए गिवन टेम्परेचर, एक दिए गए टेम्परेचर के ऊपर, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द रेट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन, मतलब कि एक दिए गए टेम्परेचर के ऊपर एक रिएक्शन का जो रेट है वो डिपेंड करता है उसके रिएक्टिंग स्पीशीज की कंसंट्रेशन के मल्टीप्लिकेशन के अकॉर्डिंग। ठीक है, सपोज कि आपके पास ये रिएक्शन आपको दिख रही होगी A + B गिव्स टू AB। अगर इस लॉ ऑफ मास एक्शन के हिसाब से अगर हम इस रिएक्शन का रेट लिखें तो क्या आएगा, रेट इज इक्वल टू K इंटू A इंटू B, कंसंट्रेशन ऑफ A मल्टीप्लाई बाय द कंसंट्रेशन ऑफ द B। यहाँ पे A और B जो है वो रिएक्टेंट्स A और B की कंसंट्रेशन है, K जो है वो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है, और इस स्मॉल k को हम लोग बोलते हैं बेटा रेट कांस्टेंट और द वेलोसिटी कांस्टेंट, मतलब कि ये डिटरमिन करता है कि किस स्पीड से वो रिएक्शन हुई है हमारी। ठीक है, सपोज कि अगर इस रिएक्शन में अगर हम A और B की कंसंट्रेशन को 1 लेके चलते हैं तो हमारे पास ये जो रिएक्शन का रेट है जिसको हम वेलोसिटी कांस्टेंट K बोल रहे हैं, स्मॉल k, वो भी 1 हो जाएगा। तो हम लोग इस रेट कांस्टेंट K की वैल्यू को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, द रेट ऑफ द रिएक्शन व्हेन द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ईच ऑफ द रिएक्टेंट इज यूनिटी। जब हर रिएक्टेंट की जो कंसंट्रेशन है एक के बराबर होगी उस टाइम पे जो हमारी रिएक्शन का रेट होगा उसको हम लोग बोलते हैं दैट इज द रेट कांस्टेंट। ठीक है बेटा, अब हम बात करेंगे कि ये जो रेट कांस्टेंट है हमारा, ठीक है, ये किस प्रकार से इसकी क्या क्या फीचर्स। तो देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द रेट कांस्टेंट। रेट कांस्टेंट जो है वो मेजर ऑफ द रेट ऑफ द रिएक्शन के रेट को नापता है। जितनी ज़्यादा स्मॉल k की वैल्यू होगी उतनी फास्ट रिएक्शन होगी और जितनी कम k की वैल्यू होगी उतनी स्लो रिएक्शन होगी। दूसरा है हर कहते रिएक्शन के लिए यानी कि डिफरेंट रिएक्शंस के लिए k की वैल्यू डिफरेंट होगी। तीसरा है एक फिक्स टेम्परेचर के ऊपर k की वैल्यू कांस्टेंट रहती है और एक पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए इसकी वैल्यू जो है वो कांस्टेंट रहती है, लेकिन टाइम के टेम्परेचर के साथ ये चेंज भी कर जाती है। एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट जो है वो कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता। तो आई होप अब आपको ये समझ लग गया है कि लॉ ऑफ मास एक्शन क्या है। लॉ ऑफ मास एक्शन सिर्फ यही बोलता था कि एक रिएक्शन का रेट जो है रिएक्टिंग स्पीशीज के कंसंट्रेशन के जो मल्टीप्लिकेशन होता है उसके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है,
थैंक यू बेटा, हैव ए नाइस